हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रस्तावना का नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। प्रस्तावना को हम लोगों ने पहले एक वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया है, जिसमें हम प्रस्तावना क्या है उसको देखा था। आज हम प्रस्तावना के हर एक शब्द पर चर्चा करते हुए इससे जो भी क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तावना, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसको उद्देशिका भी बोला जाता है। क्यों उद्देशिका बोला जाता है? तो उद्देशिका इसीलिए बोला जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था, तो वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने पर ही जो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो हम एक बार प्रस्तावना देख लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो हुई हमारी प्रस्तावना। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना जो है, उसके जो प्रारंभिक भाग है उसमें संविधान के लक्ष्य और आदर्श निहित हैं। जैसा कि हर एक पर्सन के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं, उसी तरीके से जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जो प्रारंभिक भाग है उसमें संविधान के जो लक्ष्य और आदर्श हैं वो निहित हैं। यानी कि हम देखते हैं कि संविधान, जैसे कि हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। जैसे बिजनेसमैन है तो उसके लक्ष्य अलग होंगे। जो जैसे कोई स्टूडेंट है, जॉब की तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले वो देखेगा कि मेरे को आईएएस बनना है। उसके बाद दूसरा उसका लक्ष्य होता है आरएएस बनना, तीसरा लक्ष्य पीजीटी कॉलेज लेक्चरर, उसके बाद पीजीटी, उसके बाद टीजीटी, पीआरटी, ऐसे करके उसके अपने लक्ष्य होते हैं। तो उसी प्रकार से जो संविधान सभा में जो प्रस्तावना है उसका जो प्रारंभिक भाग है उसमें जो है संविधान के लक्ष्य और आदर्श जो हैं वो निहित हैं। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना का जो वर्तमान स्वरूप है उसके बारे में। तो जो प्रस्तावना का रूप 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था, यानी कि जो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, तो उसके बाद का जो प्रस्तावना का रूप है वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे क्रम से कौन कौन से शब्द हैं और कौन से शब्द का क्या मीन्स है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व है। जैसे कि हम जानते हैं प्रस्तावना, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। तो यहाँ तक जो शब्दों का जो क्रम है वो हम इस तरीके से याद रखेंगे, SSS और DR। तो SSS यानी कि पहले एस का मीन्स क्या है? सोवरेन। सोवरेन का मीन्स हुआ संपूर्ण प्रभुत्व। सोशलिस्ट का मीन्स हुआ समाजवाद। सेक्युलरिज्म का मीन्स हुआ पंथ निरपेक्षता। और डेमोक्रेसी का मीन्स हुआ लोकतंत्रात्मक। और आर से रिपब्लिक यानी गणराज्य। तो यही क्रम जो है हमें याद रखना है। SSS DR से हम इसको इजिली याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसके बाद 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था हमारी प्रस्तावना में की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है और 2 प्रकार की समता की जो है वो बात जो है प्रस्तावना में की गई है। तो 3 प्रकार की न्याय जो है वो कौन सी न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनका जो एक एक वर्ड पर हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन इसको जो है हम क्रम से इस तरीके से याद रखने को एक बार देख लेते हैं। SSS DR, ये जो शब्द हैं इनको इस तरीके से क्रम से याद रखना है। उसके बाद हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये क्वेश्चंस आते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे दे दिया उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता। तो इसको किस तरीके से हम क्रम में रखेंगे? तो सबसे पहले आएगा न्याय, जले याद रख सकते हैं, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वेलिटी। जस्टिस, लिबर्टी और इक्वेलिटी। तो SSS DR और उसके बाद जले से हो गया जस्टिस, लिबर्टी और इक्वेलिटी। जस्टिस न्याय, स्वतंत्रता और समानता। उसके बारे में हम बात करते हैं। जो अगला जो क्रम है वो है फुई।
फुई, फुई मतलब FUI, फुई। तो फुई को हम किस तरीके से याद रखेंगे? फुई से F से क्या हो जाएगा? फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी का मीन्स यहाँ है बंधुता, U से यूनिटी और I से इंटीग्रिटी। तो इस तरीके से ये क्रम हमें याद होना चाहिए। तो ये हमें याद हो गया होगा। तो ये जो ट्रिक है वो अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, एक एक शब्द पर हम चलेंगे। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था और जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, उसमें जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए थे। ये हम सब जानते हैं। उसके बाद जो है प्रस्तावना, और आज तक जो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो किया गया है। तो प्रस्तावना पर प्रभाव किसका देखा जाता है? अब प्रस्तावना पर प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो हम भारत के लोग जो शब्द हैं वो शब्द तो हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण किए हैं, यानी कि हम भारत के लोग तक तो जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, और आगे की जो भाषा है हमारे प्रस्तावना की वो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से प्रभावित है। अब हम बात करते हैं हम भारत के लोग, जो पहला हमारा सेंटेंस है प्रस्तावना का, तो वो वाक्यांश का मीन्स क्या है? तो हम भारत के लोग यानी कि जो शक्ति है या फिर जो शासन है वो जनता के द्वारा संचालित होगा, और जो अंतिम शक्ति है वो भी जनता में निहित होगी। तो यहाँ पर जो है प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो वाक्यांश है, इसका अर्थ यही है कि सरकार की जो शक्ति है वो जनता में निहित होगी और शासन जो है जनता के द्वारा ही चलाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रभुता। तो संप्रभुता का मीन्स यहाँ है स्वतंत्र विदेश नीति, यानी कि जो विदेश नीति है इंडिया की वो अपने आप में स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार की कोई बंदिश या दबाव नहीं है, यानी कि किसी भी देश के साथ कोई भी समझौता या संधि करने में जो है भारतीय विदेश नीति स्वतंत्र है, यानी कि संप्रभु है अपने आप में। उसके बाद हम बात करते हैं समाजवाद। तो समाजवाद को हम किस तरीके से देखेंगे कि जो FN बलसारा बनाम असम राज्य 1978 का जो वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C है उसमें जो है उन मतलब 39B और C जो है उसमें जो कहा गया है वही समाजवाद है। FN बलसारा बनाम असम राज्य केस ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही परिभाषित किया था, समाजवाद को इस रूप में परिभाषित किया था कि 39B और 39C में जो भी कहा गया है वही क्या है? समाजवाद। अब हम देखेंगे कि 39B में क्या कहा गया है। तो 39B में कहा गया है कि संसाधनों का उपयोग सामूहिक हित में हो, और 39C में कहा गया है कि धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी कि धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाई गई थी। धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, तो हम समाजवाद को किस रूप में परिभाषित करेंगे कि संसाधनों का उपयोग सामूहिक हित में होना चाहिए और धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी कि धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता का मीन्स क्या है कि पहले तो 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्षता की जगह क्या था? धर्म निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता हम किसे कहेंगे? तो धर्म निरपेक्षता यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य जो है वो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। ये तो हुआ धर्म निरपेक्षता। उसके बाद हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की। तो पंथ निरपेक्षता का मीन्स यहाँ पर है कि राज्य जो है वो किसी भी धर्म के बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा, या फिर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका जो है राज्य अल्पसंख्यक वर्ग में जो है वो उसके धर्म का संरक्षण करेगा। यानी कि वैसे तो देखें तो अल्पसंख्यक जो शब्द है वो हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक शब्द जो है वो संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, बट जो पंथ निरपेक्षता है
इसका मीन्स यही है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग, यहाँ जैसे कि जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल जो 30 है उसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने मतलब शिक्षा के लिए अपने धर्म से जो रिलेटेड जो संस्थाएं हैं उसकी स्थापना कर सकता है, यानी मदरसा वगैरह जो है वो इसी के उसमें आते हैं। तो आर्टिकल 30 जो है वो पंथ निरपेक्षता से रिलेटेड है। और इसमें वैसे देखें अल्पसंख्यक शब्द कहीं भी हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो उसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जैसा कि अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है वो इस पर सटीक बैठती है लोकतंत्र पर, कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन जो है वही लोकतंत्र है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन जो है वही लोकतंत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं गणराज्य। तो गणराज्य का मीन्स क्या है यहाँ पर प्रस्तावना में, कि जो राज्याध्यक्ष है वो निर्वाचित है और प्रजा के स्थान पर नागरिकता पर बल दिया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक न्याय। तो जो सामाजिक न्याय है तो इसका मीन्स ये है कि जो पिछड़े जितने भी समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान पर जो है वो बल दिया जाएगा, यानी कि समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान पर बल दिया जाएगा। ठीक है, समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान पर बल दिया जाएगा। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय का मीन्स यही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति जो है वो की जाएगी। तो न्यूनतम आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वही आर्थिक न्याय है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है, यही आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय क्या है, वयस्क मताधिकार मतलब सबका अधिकार है। दूसरा इसमें क्या है कि चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। तो चुनाव लड़ने मतलब राजनीति में सबको पार्टिसिपेट करने का वही वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने को जो है वही राजनीतिक न्याय है। अब हम बात करते हैं विचार अभिव्यक्ति। तो विचार अभिव्यक्ति के लिए जो आर्टिकल 19(1) है, जिसमें कि नागरिक कोई भी लिखित रूप में, चाहे मौखिक रूप में, चाहे सांकेतिक रूप में, किसी भी प्रकार से जो है वो सरकार की आलोचना कर सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि मतलब किसी को जो है बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं। जो आर्टिकल अपना 19(1) है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी नागरिक को चाहे वो लिखित रूप में भी दे सकता है, मौखिक रूप में भी वह दे सकता है और सांकेतिक रूप में भी वो सरकार की आलोचना जो है वो कर सकता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे, विश्वास, धर्म और उपासना की व्याख्या। तो जो विश्वास, धर्म और उपासना की जो व्याख्या है वो हम आर्टिकल 25 में देखते हैं। और यहाँ पर जो है विश्वास का अर्थ क्या है, विश्वास का अर्थ यहाँ पर ये है कि किसी भी धर्म में आस्तिक या नास्तिक होने से ही जो है वो यहाँ पर जो है विश्वास का अर्थ लिया गया है। यानी कि किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति आस्तिक भी हो सकता है और नास्तिक भी, जरूरी नहीं कि वो हर तरीके से मतलब किसी में विश्वास रखे या ना रखे। अब हम इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे कि आर्टिकल 25 क्या है। तो जो आर्टिकल 25 है उसमें अंतःकरण की और जो धर्म को अबाध रूप से जो मानने और आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 में दी गई है। जिसमें लेकिन 3 जो ये हैं, एक तो है लोक व्यवस्था, ठीक है, एक है इसमें सदाचार, लोक व्यवस्था, सदाचार, और एक इसमें है स्वास्थ्य। तो जो लोक व्यवस्था, सदाचार और जो स्वास्थ्य है तथा इस भाग के जो अन्य उपबंध हैं उनके अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को जो है
वो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को जो अबाध रूप से मानने और आचरण करने और उसका प्रचार करने की समान रूप से हक होगा। यानी कि सब लोगों का हक है कि वो अपने धर्म को जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 25 में दी गई है। लेकिन ये 3 नियम हैं या ये 3 उपबंध हैं जिनके बारे में इनके अधीन रहते हुए, ये नहीं, लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये 3 उपबंधों के अधीन रहते हुए जो है वो सभी व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान हक जो है हर नागरिक का होगा। अब हम बात करते हैं धर्म का अर्थ। तो धर्म का यहाँ पर अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो ये भी जो है प्रस्तावना में कहा गया है। उसके बाद है उपासना। तो उपासना का मीन्स ये है, यानी कि जैसे कि पहले हम अगर सगुण और निर्गुण जो भक्ति अपनी जो है भक्ति काल में हम पढ़ते हैं ना, सगुण, ये सगुण से जुड़े हैं, ये निर्गुण से जुड़े हैं, तो वही अर्थ क्या है वो उपासना का लिया गया है। तो उपासना का मीन्स यहाँ पर है कि जो पूजा की, हम कह सकते हैं पूजा की पद्धति, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की पूजा की पद्धति जो है वो अपना सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार की, चाहे कोई, कुछ लोग मूर्ति पूजक होते हैं, कोई लोग मंदिर में जाना मतलब पसंद करते हैं, कई लोग मस्जिद में जाना पसंद करते हैं, कई लोग अपने घर पर ही अपने घर के जो मंदिर होता है उसी में पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही मन में एकांत में बैठकर अपने सुबह सुबह अपना ऐसे ही मतलब मान लेते हैं कि यही हमारी पूजा है। तो इस तरीके से उपासना का मीन्स यहाँ पर जो है वो पूजा की पद्धति से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी ये न्याय हैं और जितनी ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म का अर्थ है यहाँ पर उपासना का अर्थ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इतनी जो हमारी स्वतंत्रता, न्याय है ये असीमित है, नहीं, ये असीमित नहीं है। इस पर जो है युक्ति युक्त प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है और लगाया जा भी सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो भी उपयुक्त जो स्वतंत्रता और जो न्याय है ये असीमित नहीं है, इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं प्रतिष्ठा का अर्थ। यहाँ पर 2 प्रकार की समानता, समता जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो लिया गया है प्रस्तावना में। तो एक तो प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर की समानता। जो प्रतिष्ठा है उसका अर्थ है यहाँ पर गरिमामय जीवन प्रदान करना, और जो अवसर की समानता है उसका मतलब है यहाँ पर ऊंचे उठने की समान अवसर प्रदान करना। यानी कि जो अवसर की समानता है तो हर किसी का मतलब अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है वो अपना स्थान होता है, या व्यक्ति विशेष हम कह सकते हैं, हर कोई अपने आप में व्यक्ति जो है वो विशेष होता है। तो उसी प्रकार से ऊंचे उठने के जो है वो सभी को समान अवसर प्रदान करना, और प्रतिष्ठा यहाँ पर गरिमामय जीवन प्रदान करना, यानी कि हर कोई व्यक्ति अपना जीवन जो है वो एक बहुत अच्छे गरिमामय रूप से व्यतीत कर सकता है। तो इसमें जो है वो आर्टिकल 16(1) और 16(2) ये आर्टिकल इसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंधुता। बंधुता का मतलब यहाँ पर है भाईचारे की भावना, यानी कि हम की भावना, जिसको हम कह सकते हैं भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, या हम कह सकते हैं हम की भावना से है। ओके, अब हम बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 जो डेट दी गई है, तो इसमें क्या है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी। ठीक है, ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार ये दे देता है तो इसमें शुक्ल है, ठीक है, कृष्ण शुक्ल या विक्रमी सप्तमी दे देता है, या इसमें 6000 दे देता है, 8000 दे देता है। इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006, शुक्ला सप्तमी संवत रह गया इसमें,
संमत 2006 विक्रमी एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम जानेंगे कि अंगीकृत का मीन्स क्या है यहाँ पर। तो अंगीकृत का मतलब है कि हमें जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया जाए, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया जाए, ठीक है, अंग बनाया जाए। अधिनियमित यानी कि प्रस्तावना को संविधान में पारित किया जाए, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को पारित किया जाना, यानी कि जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को पारित किया था वही अधिनियमित। और आत्मार्पित मतलब कि अपने हृदय में इसको हम संजोए रखेंगे, यानी कि प्रस्तावना अपने हृदय में संजोए रखना। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में जितने भी प्रस्तावना के अपने जो शब्द थे उनके ऊपर डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे प्रस्तावना संविधान का भाग है या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। एक तो ये बचा है हमारा प्रस्तावना में, और एक हमारा बचा है कि किसने प्रस्तावना को क्या क्या कहा है। तो उससे जो है हमारा प्रस्तावना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। और ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।